नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने है बजट की झलकियां 2026-27 का दस्तावेज, जिसका बड़ा आकर्षक विषय है विकसित भारत, महत्वाकांक्षा और संतुलन का संचालन। नमस्कार। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इसमें क्या-क्या घोषणाएं हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बजट सच में 2047 के विकसित भारत की नींव रख रहा है या ये बस पुरानी योजनाओं को नए नाम देने की कोशिश है। बिल्कुल सही सवाल है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत में ही दस्तावेज सबका साथ सबका विकास और युवा शक्ति। हाँ, युवा शक्ति की बात करता है और सरकार के 3 कर्तव्य गिनाता है। पहला कि कंपनियां बेहतर काम करें और दुनिया से मुकाबला कर पाएं। और दूसरा, लोगों की काबिलियत बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि मौके और संसाधन हर किसी तक पहुंचें। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब हर बजट में होती हैं। मेरा भी यही सवाल था, क्या ये सिर्फ भारी भरकम शब्द हैं या इनके पीछे कोई ठोस रणनीति भी है? दस्तावेज कहता है कि 350 से ज्यादा सुधार पहले ही लागू हो चुके हैं, जैसे जीएसटी को आसान बनाना और लेबर कोड्स। और यहीं पर इस बजट का असली चरित्र सामने आता है। जोर लोक लुभावन योजनाओं पर उतना नहीं है जितना कि अर्थव्यवस्था की नींव को बदलने वाले संरचनात्मक सुधारों पर है। सोच ये है कि अगर आज दुनिया में कोई आर्थिक तूफान आए तो भारत की नाव डगमगाए नहीं, टिकी रहे। इसी सिलसिले में एक शब्द ने मेरा ध्यान खींचा। सरकार कह रही है कि वो बेहतर शासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी तकनीक को फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। ये सुनने में बहुत मिलिट्री जैसा शब्द लगता है। जब सरकार एआई के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करती है तो इसका असल में मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है कि तकनीक अब सिर्फ एक सहायक नहीं बल्कि मुख्य हथियार है। इसे ऐसे समझें, पहले एक सरकारी बाबू को 100 फाइलें देखने में 1 महीना लगता था। अब एआई की मदद से वो एक दिन में 1000 फाइलों के पैटर्न को पकड़ सकता है। टैक्स चोरी से लेकर योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने तक हर काम की रफ्तार और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। यही है फोर्स मल्टीप्लायर। अच्छा, यानी कम संसाधनों में ज्यादा और बेहतर काम करना। ठीक है, तो ये तो हुई नींव की बात। अब आते हैं पहले स्तंभ पर, जो है आर्थिक विकास को बनाए रखना। इसमें विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है, खास तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और बायोफार्मा शक्ति जैसी योजनाएं। हाँ, और इन योजनाओं को भी पैटर्न देखिए। सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, रेयर अर्थ मैग्नेट, ये सिर्फ उद्योग नहीं है, ये आज की दुनिया के क्या कहते हैं जियोपॉलिटिकल हथियार हैं। इन पर कुछ ही देशों का कब्जा है। तो यह आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन के झटकों से बचने का एक सोचा समझा बीमा है। कल को अगर किसी देश ने चिप्स की सप्लाई रोक दी तो हमारी कारें और फोन बनने बंद ना हो जाएं, ये उसकी तैयारी है। मतलब ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड, सिक्योर फॉर इंडिया की सोच है। इसे सफल बनाने के लिए कुछ टैक्स सुधार भी हैं, जैसे हवाई जहाज बनाने में लगने वाले पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। हाँ, और भरोसेमंद निर्माताओं को टैक्स भरने में थोड़ी मोहलत देने की सुविधा भी है। कागज पर तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असली चुनौती इन्हें लागू करने में होगी। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड में बनी चीजों को घरेलू बाजार में रियायती दर पर बेचने का उपाय। ये कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन नियमों की जटिलता की वजह से सफल नहीं हो पाई। इस बार देखना होगा कि क्या अलग है। ये तो हुई बड़ी कंपनियों की बात। एमएसएमईज यानी छोटे और मंझले उद्योगों के लिए हर बजट में कुछ न कुछ होता है, लेकिन जमीनी हकीकत ज्यादा नहीं बदलती। ये जो त्रिआयामी दृष्टिकोण है, क्या इसमें वाकई कोई नई बात है या ये सिर्फ एक नया जुमला है? देखिए, इसमें एक घोषणा ऐसी है जो गेम चेंजर साबित हो सकती है, और वो है TRADS प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करना। TRADS, इसे आसान भाषा में समझाएंगे? ट्रेड्स को आप MSMEs के लिए एक तरह का बिल बाजार समझ सकते हैं। मान लीजिए एक छोटे सप्लायर को बड़ी कंपनी से 90 दिन बाद पेमेंट मिलना है, पर उसे आज पैसों की जरूरत है। ट्रेड्स पर जाकर वो अपना बिल किसी बैंक या फाइनेंसर को थोड़ी छूट पर बेच सकता है और 24 घंटे में पैसा उसके अकाउंट में। अच्छा, इसे अनिवार्य करने का मतलब है कि अब बड़ी सरकारी कंपनियां पेमेंट में देरी नहीं कर सकती। ये छोटे उद्योगों की वर्किंग कैपिटल की समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड और छोटे शहरों में मदद के लिए कॉरपोरेट मित्र बनाने की भी बात है। तो एक तरफ
छोटे शहरों में पारंपरिक MSMEs को मजबूत करने की बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था का एक और हिस्सा है जो किसी फैक्ट्री या मशीन पर नहीं बल्कि सिर्फ क्रिएटिविटी और टैलेंट पर चलता है। दस्तावेज में इसके लिए एक बड़ा कैची नाम दिया गया है, ऑरेंज इकोनॉमी। ये क्या है? चीजें जो आप छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, जैसे फिल्में, म्यूजिक, वीडियो गेम्स, डिजाइनिंग। ये भारत का एक छिपा हुआ खजाना है और अब सरकार इस पर दांव लगा रही है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन और गेमिंग सिखाने के लिए लैब्स बनाने का प्लान इसी दिशा में एक कदम है। और सेवा क्षेत्रों में सिर्फ यही नहीं है। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब बनाने की बात है, जहां दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आएंगे। और एक बहुत बड़ी घोषणा है, भारत में स्थित डेटा सेंटरों से दुनिया को क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये दोनों बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। सरकार भारत को सिर्फ दुनिया का बैक ऑफिस नहीं बल्कि दुनिया का सर्विस सेंटर बनाना चाहती है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर डिजिटल सेवाएं, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। ठीक है, तो ये था आर्थिक विकास का स्तंभ। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, विकास की नींव को मजबूत करना। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी सरकारी खर्च की बात कही गई है। आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये पैसा असल में जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है उन धमनियों में जो अर्थव्यवस्था को दौड़ाती हैं। जैसे पूर्व में दानकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत तक एक नया मालगाड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा। सोचिए, बंगाल का माल कितनी तेजी से गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंच सकेगा। ये व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और पानी के रास्ते व्यापार बढ़ाने पर भी जोर है। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम की बात है। इसका सीधा मतलब है लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना। आज भारत में एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना सड़क के रास्ते बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम नदियों और समुद्री तटों का सही इस्तेमाल कर पाएं तो मेड इन इंडिया सामान दुनिया के लिए और सस्ता हो जाएगा। सही है। और इसी से जुड़ा है ग्रोथ कनेक्टर्स का आइडिया। हाँ, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, जैसे मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी। ये सिर्फ ट्रेनें नहीं हैं, ये भविष्य के आर्थिक गलियारे हैं जो नए शहर बसाएंगे और विकास को बड़े शहरों से निकालकर छोटे शहरों तक ले जाएंगे। इसी नींव का एक और अहम हिस्सा है ऊर्जा। यहाँ मुझे एक दोहरी रणनीति दिख रही है। एक तरफ परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर टैक्स छूट को 2035 तक बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, ये वर्तमान की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए है, एक स्थिर और भरोसेमंद स्रोत, लेकिन साथ ही भविष्य की भी तैयारी है। और वो भविष्य है साफ ऊर्जा, जैसे बैटरी स्टोरेज के लिए लिथियम आयन सेल बनाने पर टैक्स छूट और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए 20,000 करोड़ का फंड। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत सोचा समझा संतुलन है। पारंपरिक ऊर्जा से स्थिरता और नई तकनीक से भविष्य की सुरक्षा। सरकार ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लक्ष्यों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। चलिए, अब आते हैं हमारे विश्लेषण के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, शासन, आम आदमी की जिंदगी में आसानी और सबसे जरूरी सवाल, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। दस्तावेज में विश्वास आधारित शासन की बहुत बात की गई है। करदाताओं के लिए जो बदलाव हैं, उनमें एक सोच दिखती है, गलतियां सुधारो और आसानी से आगे बढ़ो। हाँ, इसे सिर्फ अलग अलग घोषणाओं की तरह नहीं देखना चाहिए। जैसे अब टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद गलती ठीक करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। विदेश यात्रा पर जो भारी भरकम 20% TCS लगता था, उसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। अच्छा। और TDS भरने में छोटी मोटी चूक को अब अपराध नहीं माना जाएगा। तो सरकार का इशारा साफ है, हम आपको पकड़ना नहीं बल्कि प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जो एक बड़ी राहत है। इन सब बदलावों के पीछे का मकसद है मुकदमेबाजी कम करना और ईमानदार करदाता को परेशान ना करना। ये एक करदाता अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? राजकोषीय गणित क्या कहता है? दस्तावेज के अनुसार सरकार खर्च और कमाई में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आसान भाषा में कहें तो वो चादर देखकर ही पैर पसार रही है। 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.3% रखने का लक्ष्य है। और 2030 तक देश पर कुल कर्ज को GDP के 50% तक लाने का लक्ष्य भी है। क्या ये यथार्थवादी लगता है? अगर विकास दर 7% के आसपास बनी रहती है तो ये मुमकिन है।
ये दिखाता है कि सरकार विकास के लिए खर्च करने के साथ साथ आर्थिक अनुशासन को लेकर भी गंभीर है, जो एक बहुत सकारात्मक संकेत है। और पैसों के बंटवारे में 16वें वित्त आयोग की सिफारिश मान ली गई है, जिसके तहत केंद्र के टैक्स का 41% हिस्सा राज्यों को मिलेगा। जी, ये सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत करता है। दिखाता है कि विकास की इस कहानी में राज्य भी बराबर के भागीदार हैं। अगर हम संक्षेप में देखें कि सरकार की कमाई कहाँ से होती है, तो हर एक रुपए में से 21 पैसे इनकम टैक्स से, 18 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स से और 15 पैसे जीएसटी से आते हैं। और खर्च की बात करें तो उस 1 रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे राज्यों को जाता है, 20 पैसे पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में और 17 पैसे केंद्र सरकार की योजनाओं पर खर्च होते हैं। तो अगर हम अपनी शुरुआती चर्चा पर वापस लौटें, तो सार ये है कि ये बजट विकसित भारत के लिए एक रोड मैप बनाने की कोशिश करता है। इसमें बड़े ढांचागत सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दाव लगाया गया है। बिल्कुल, ये महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समावेशी विकास के साथ संतुलित करने का एक स्पष्ट प्रयास है, जिसमें तकनीक एक धुरी की तरह काम कर रही है। ये एक इरादा दिखाता है, लेकिन असली परीक्षा इसके जमीन पर उतरने में होगी। और इसी से जुड़ा एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए है। इस पूरे दस्तावेज में, चाहे वो कृषि हो या शासन, हर जगह एआई और अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया है। जैसे जैसे भारत इन फोर्स मल्टीप्लायर्स को अपनी अर्थव्यवस्था और समाज में तेजी से एकीकृत कर रहा है, हमें उन अप्रत्याशित सामाजिक और नैतिक विचारों के बारे में क्या सोचना चाहिए जो इस परिवर्तन के साथ आ सकते हैं?